Everyone, let us start with this new topic called micro, small and medium enterprises. अभी ऑफिशियली अपना ये टॉपिक का नाम इंस्टीट्यूट के हिसाब से SME है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, बट मैंने इसमें ऐड किया हुआ है माइक्रो, और क्यों ऐड किया हुआ है ये अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, क्योंकि ये जो सेक्टर है या ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत अगर किसी की है तो वो माइक्रो यूनिट्स है, उनकी सबसे ज़्यादा उनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. सो MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. ओके, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि अपन ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं. ऑफ कोर्स क्योंकि ये अपना थियरी टॉपिक तो है ही, बट उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज इंडिया में जितने भी बिजनेसेस है, फॉरगेट बिजनेसेस, सबसे बड़ा इशू क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में. अभी आप देखोगे तो ऑपोजिशन गवर्नमेंट को क्या चीज़ के लिए अक्यूज कर रहा है, दैट वी आर नॉट एबल टू जनरेट अ लॉट ऑफ जॉब्स. So getting jobs is getting or generating jobs easy? No, you have to build up a lot of infrastructure, build up a lot of manufacturing powerhouses and all. But उसके बाद भी जॉब नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण है. क्या कारण है? ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आज अगर आप देखोगे तो बैंक्स में और ज़्यादा जॉब क्रिएट होना दूर की बात है, जो एग्जिस्टिंग जॉब है वही हाथ से चले जाने वाले. So नया जॉब, आई डोंट नो वेयर द गवर्नमेंट्स विल ब्रिंग, वेदर दिस गवर्नमेंट और द नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आएगी, गवर्नमेंट्स को जॉब क्रिएट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है. तो द थिंग इज दैट गवर्नमेंट्स को बहुत सारे नए नए बिजनेसेस को एनकरेज करना पड़ेगा. ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कर रहा है थ्रू स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम और स्टैंड अप इंडिया जिसके थ्रू, और मुद्रा लोन जिसके थ्रू गवर्नमेंट लोन्स वोन्स दे रहा है. बट गवर्नमेंट एक और चीज़ जानता है कि रादर देन क्रिएटिंग मोर जॉब्स बाय देमसेल्व्स, इट इज़ बेटर कि जो ये स्मॉल और माइक्रो यूनिट्स है, जो छोटे छोटे लोग को बिजनेसेस के थ्रू छोटे छोटे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि कोई वीविंग हो गया शॉप, कोई इस्त्री वाला हो गया, या कोई समन जिसने छोटा वेंडर शॉप खोला हुआ है जो सब्जी वगैरह बेच रहा है. ये जो छोटे मोटे शॉप्स है इंडिया में, बिजनेसेस है, वो सबसे ज़्यादा है. और उनको अगर सपोर्ट सिस्टम दे दे तो उनको जॉब देना तो दूर की बात है, मतलब गवर्नमेंट को जॉब तो नहीं देना पड़ेगा, उल्टा उनको एनकरेज करके, उनको मोटिवेट और उनको फंडिंग करके दे कैन हायर अ लॉट ऑफ पीपल. सो दिस सेक्टर विच इज अ वेरी लार्ज सेक्टर, हाउएवर अ लॉट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड, इसको अगर गवर्नमेंट अगर इस पे फोकस करे, ये पर्टिकुलर सेक्टर में जो गवर्नमेंट कर भी रहा है लास्ट 15-20 साल से, खास करके जब से MSME एक्ट बना है तब से गवर्नमेंट का फोकस है कि मैं खुद जॉब क्रिएट करूं, उससे अच्छा मैं ये सेक्टर को बूस्ट करूं, ये सेक्टर को फंडिंग दूं, ये सेक्टर को सपोर्ट करूं, ताकि ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करा सके. और उसके पीछे गवर्नमेंट का सिर्फ आइडिया या गवर्नमेंट का सिर्फ विजन ही नहीं है, बट देयर हैज बीन लॉट ऑफ फैक्ट्स. व्हाट आर द फैक्ट्स? इंडिया has a total base of around 50 million small and medium business units. 50 million, 5 करोड़ छोटे मोटे businesses है, making it one of the largest growing SMB nations globally. Of this, 95% belong to micro, 4.8% belong to small and 0.2% belong to medium scale business units. तो अभी समझा रहेगा ये छोटे मोटे बिजनेसेस है, मैं उसमें से मैंने माइक्रो क्यों ऐड किया, इवन दो अपने इंस्टीट्यूट में सिर्फ स्मॉल एंड मीडियम लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो छोटे मोटे बिजनेसेस है उसमें से 95% तो माइक्रो को बिलोंग करते हैं. अब ये माइक्रो हो गया या स्मॉल हो गया या मीडियम हो गया, उसका डेफिनेशन भी है कि किसको माइक्रो बोलते हैं, किसको स्मॉल बोलते हैं, किसको मीडियम बोलते हैं, जो आगे जाके अपन पढ़ेंगे. स्मॉल बिजनेसेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज क्या, इंडियाज इंजन ऑफ ग्रोथ, स्पेशली इन एन एनवायरमेंट जहां पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स आर इनसफिशिएंट और फेलियर इन प्रोवाइडिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. मतलब ऐसा नहीं है कि बैंक्स लोन नहीं देती है, बैंक्स लोन देती है, बट ये स्मॉल बिजनेसेस है, उनको लोन मिलना बहुत डिफिकल्ट है. ज़्यादातर लोग अनएडुकेटेड है, या ज़्यादातर लोग के पास प्रॉपर फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है कि जिसके थ्रू वो लोग लोन ले सके. सो इन एन एनवायरमेंट वेयर पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स आर इनसफिशिएंट और फेलियर इन प्रोवाइडिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और जॉब क्रिएशन, दीज स्मॉल बिजनेसेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे लोगों को फंडिंग मिलना मुश्किल है, जहाँ पे जॉब क्रिएट कर पाना मुश्किल है, वहाँ पे ये जो पर्टिकुलर बिजनेसेस है, जिसको जैसे कि अपन लोग हिंदी में बोलते हैं लघु उद्योग, इन लोग को अगर गवर्नमेंट फंडिंग करे, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, तो शायद दे कैन क्रिएट मोर जॉब्स. रादर दे हैव कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ अबाउट 60 मिलियन पीपल. 60 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देता है.
ये इतना एम्प्लॉयमेंट मतलब 6 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला ना रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ना टीसीएस है, ना टाटा मोटर्स है, ना सन फार्मा है, ना कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जितना ये सब छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन है जिनके थ्रू तकरीबन 6 से 10 करोड़ लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। तो क्यों ना गवर्नमेंट इस पे फोकस करे। They have contributed in providing employment of about 60 million people and are the largest generator of employment in the Indian economy. With an aim to facilitate, तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अगर इतना बड़ा रोजगार इनसे जुड़ा हुआ है, इतने सारे लोगों का बिजनेसेस इससे जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना मैं इनके ऊपर फोकस करूं, इनको सपोर्ट करूं और इनके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री भी क्रिएट करूं और इनके लिए अलग से बिल पास करूं। So, with the aim to facilitate the promotion, development or enhancement of the competitiveness of MSME, Government of India enacted the MSME Act 2006। अब अंडर दिस एक्ट क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जिनको मेरे सपोर्ट की जरूरत है, और सबसे पहले उसने MSME को डिफाइन किया कि ये जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, किसको बोलते हैं माइक्रो, किसको बोलते हैं स्मॉल, किसको बोलते हैं मीडियम। तो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया एज पर द डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट, ऐसा दो बाइफर्केशन किया। तो जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो इक्विपमेंट में करते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट बाइफर्केशन चाहता है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ये किसके लिए, फॉर दोज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स रादर। So invest in plant and machinery में कौन आएगा, all those who are engaged in manufacturing, production, processing और preservation of goods। investment in equipment में कौन आएगा, for those engaged in providing or rendering services। so basically goods और services के लिए bifurcation कर डाला है। अब उसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम का गवर्नमेंट ने अमाउंट वाइज बाइफर्केशन किया हुआ है कि किसको माइक्रो बोलते हैं, किसको स्मॉल और किसको मीडियम। सो एज पर द डेफिनेशन अगर अच्छे से अपन डेफिनेशन देखें तो एज पर द डेफिनेशन क्या, मैन्युफैक्चरिंग में मतलब इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अगर आपका होगा और उसमें लेस देन 25 लाख होगा अगर इन्वेस्टमेंट, तो आप माइक्रो यूनिट में आते हो। और अगर 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में तो आप स्मॉल में आते हो, और 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में तो मीडियम में आते हो। ये क्यों पढ़ना जरूरी है पता है, ये मैं बताता हूं। जैसे कि पहले सर्विस सेक्टर का बता देता हूं। सर्विस सेक्टर में मतलब इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट तो लेस देन 10 लाख होगा तो माइक्रो, 10 लाख से 2 करोड़ होगा तो स्मॉल, और 2 करोड़ से 5 करोड़ होगा तो अपना आएगा मीडियम में। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो एमएसएमई एक्ट बनाया ना, उसमें माइक्रो को ज्यादा फैसिलिटी दिया है। ऑफ कोर्स माइक्रो सबसे लोएस्ट लेवल है तो उनको सबसे ज़्यादा सुविधा पहुंचाई है, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद मीडियम। तो गवर्नमेंट जब लोन देगा या गवर्नमेंट जब इंसेंटिव देगा या जब सब कोई और सब्सिडीज वगैरह देगा तो वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में भी सबसे ज़्यादा किसको लाभ पहुंचाएगा, सबसे ज़्यादा बेनिफिट माइक्रो यूनिट्स को पहुंचाएगा। तो जिन लोग का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी लेस देन 25 लाख है या जिनका इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 लाख है वो सब माइक्रो में आएंगे। 25 लाख के ऊपर या 10 लाख के ऊपर अगर इक्विपमेंट में है, बट 25 लाख के ऊपर 5 करोड़ तक स्मॉल में, 10 लाख से 2 करोड़ सर्विस सेक्टर में, और 5 करोड़ के ऊपर मीडियम में आएगा मैन्युफैक्चरिंग में, और 2 करोड़ के ऊपर आएगा सर्विस सेक्टर में। ये इन लोग को ये डेफिनेशन एज ए स्टूडेंट भी आपको याद रखना जरूरी है एज ऑफ नाउ। अभी रिसेंटली मतलब कल ही इनफैक्ट एसबीआई का मैं आगे जाके बताऊंगा, एसबीआई ने बहुत सारे एसएमई ब्रांचेस ओपन करके रखे जो सिर्फ और सिर्फ एसएमई के लिए काम करते हैं। मतलब एसबीआई बैंक अलग हो गया, एसबीआई ने एसएमई वालों के लिए पूरा बैंकिंग के लिए अलग से ब्रांच ओपन करके रखा है। तो दे कम अप विद मीटिंग्स एंड ऑल। तो वो लोग महीने 2 महीने में एक कोई प्रोग्राम करते हैं, अपनी नई नई स्कीम्स के बारे में लोगों को बुलाते हैं। तो जैसे मैं उनकी मीटिंग में गया था तो उन्होंने बोला है कि ये जो इन्वेस्टमेंट का जो सिनेरियो ना, इसके अलावा अभी पार्लियामेंट में अभी एक बिल है जहां पे मार्केट कैप के हिसाब से डिफाइन होगा कौन स्मॉल है, कौन मीडियम है, कौन माइक्रो यूनिट है। तो समझ 10 करोड़ का जिसका मार्केट कैप है, 10 करोड़ के नीचे वालों को अपन स्मॉल बोलेंगे या माइक्रो बोलेंगे, या ऐसा उनका डेफिनेशन तैयार हो रहा है एज पर मार्केट कैप। अभी फिलहाल डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। तो उसके हिसाब से स्मॉल, मीडियम और माइक्रो कैप को, माइक्रो यूनिट्स को डिफाइन किया है। हालांकि गोइंग अहेड इन द फ्यूचर मार्केट कैप या रेवेन्यू के बेस पे भी शायद उनको डेफिनेशन मिले ऐसा। एज ऑफ नाउ फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव आप इनको इस कैटेगरी के हिसाब से याद रख सकते हो। नाउ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है ये पूरे सेक्टर का, द बिगेस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेक्टर जो अपने लिए एक डेफिनेशन में भी आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेक्टर में। सो
इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्टर एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया। अभी इंडिया जैसी कंट्री के लिए एमएसएमई इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि अब जैसे मैंने बताया बहुत सारा अनऑर्गेनाइज्ड है और बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट है, और इतना सारा बैंक्स होने के बावजूद भी वो लास्ट आदमी तक वो बैंकिंग चैनल नहीं पहुंचता है, उनको उनको मतलब उनको बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा है। सो ऐसे कंट्री में जहाँ पे गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे पा रहा है, गवर्नमेंट दे पाना भी मुश्किल है, बहुत बड़ा इकोनॉमी है, और गवर्नमेंट सबके लिए रोजगार क्रिएट कर भी दे तो भी बहुत मुश्किल है। अभी जैसे रेलवे का ओपनिंग आता है, लाख 10 लाख लोगों का भी सालाना ओपनिंग आए तो भी कितनों को जॉब दे यार? अपने कंट्री में इतने सारे ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, जो मैं सब डेटा वेटा में डाला है, तो सबको जॉब दे पाना भी बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली वो जमाने में जहाँ पे सब ऑनलाइन हो रहा है। सो क्या इंपॉर्टेंस है एमएसएमई सेक्टर का? ऑफन टर्म्ड एज इंजन ऑफ ग्रोथ for India, MSMEs have played a prominent role in the development of India in creating job opportunities, scaling manufacturing capabilities, balancing distribution of wealth and overall contributing to the GDP. इसी को थोड़ा मैंने elaborate किया हुआ है। जैसे पहला पॉइंट जो आपको पॉइंट में भी रिमेंबर रखना है, रिमेंबर करना है, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट विद वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इंडिया प्रोड्यूसेस कितना 1.2 मिलियन ग्रेजुएट्स एवरी ईयर, तकरीबन 12 लाख। ये तो शायद पुराना डेटा हो, एज ऑफ लेटेस्ट अगर मैं डेटा बोलूँ तो देर आर मोर देन 4 to 5 मिलियन ग्रेजुएट्स एवरी ईयर जो निकल रहे हैं अलग अलग स्ट्रीम से। मतलब 40 से 50 लोग एवरी ईयर इकोनॉमी में जॉब के लिए निकल रहे हैं। अब सबको जॉब मिले ये तो जरूरी नहीं है, सब एम्प्लॉयबल हो पाए ये जरूरी भी नहीं है। बाय एम्प्लॉइंग मोर देन 60% ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कफोर्स, एमएसएमईज इज अ बून फॉर दिस फ्रेश टैलेंट। अब एमएसएमई की खासियत क्या है? जैसे कि कौन से बिजनेस, जैसे मैंने बताया रास्ते पे जो सब्जी फल बेच रहा है, या जो सिलाई का काम कर रहा है, या जो किसी के बाल काट रहा है, ऐसे छोटे मोटे जो बिजनेसेस है, वेंडर्स है जो छोटे मोटे बिजनेसेस चलाते हैं, इन लोग में जरूरी नहीं है सब स्किल्ड एम्प्लॉइज ही हो। अब चलो कंपनीज में जो ओपनिंग आएगी वो तो ग्रेजुएट्स के लिए आएगी, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए आएगी। ऐसे बहुत सारे लोग जिनका क्वालिफिकेशन नहीं है, जिनके पास हाई एंड क्वालिफिकेशन है, उनको कौन हायर करेगा? उनको कौन सा रिलायंस और टाटा हायर करने वाला है? उनके लिए एमएसएमई, ये छोटे मोटे बिजनेसेस आर गोना बी बून फॉर देम। तो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट द बिगेस्ट बेनिफिट, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब एमएसएमई सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट करता है, बट एमएसएमई, ये डेटा याद रखना, कंट्रीब्यूट्स 8% टू द जीडीपी, 45% टू द टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, एंड यस वेरी इंपॉर्टेंट 40% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स। तो इंडिया का जीडीपी का कंट्रीब्यूशन में 8% इनका कंट्रीब्यूशन है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग 45% और टोटल एक्सपोर्ट्स में से 40% स्टिल कम्स फ्रॉम एमएसएमई। ऑल्सो ये तो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन बोला मैंने। अब सर बहुत बड़ी कंपनीज को भी एमएसएमई सप्लाई करता है, बहुत बड़ी कंपनीज को भी एमएसएमई सप्लाई करता है। तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? ऑल्सो इट्स अ बिग सप्लायर टू द लार्ज कंपनीज एंड एमएनसीज, क्रिएटिंग अ ब्रिज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। तो आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर, बट मैंने बोला था जब मैं एक बार ये मॉस्को से इंडिया आ रहा था दिल्ली में, तो मेरे साथ है ना एक इंडियन बैठा था फ्लाइट में, और वो है ना अपने दोस्त के साथ आया था। तो मैंने इसको ऐसे ही पूछा कहाँ से आया, तो उसने बोला मैं स्पेन से आ रहा हूँ। तो मैंने बोला स्पेन से मॉस्को का कनेक्टिंग फ्लाइट दिल्ली के लिए क्यों किया? तू अबू धाबी वगैरह से आ सकता था ना। तो उसने बोला नहीं ये फ्लाइट में ही ज़रूरी आना। मैं बोला क्यों? तो बोलता इसमें ना मेरे को 80 किलो का लगेज लेने मिलता है। तो मैं बोला इतना सारा माल क्या लेके आया है 2 जन 80 किलो का? तो उसने बोला मेरे पास सैंपल था, सैंपल। मैं बोला क्या चीज़ का? तो बोला बैग्स का सैंपल। मैं बोला बैग का सैंपल, तो तू क्या करने का? तो बोलता मैं बैग मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, किधर इंदौर या कानपुर में समवेयर उसका छोटा सा कारखाना था, वो बैग मैन्युफैक्चरिंग करता था, और वो स्पेन में सैंपल लेके गया था। मतलब स्पेन में किसको बेचने गया? तो मैं थोड़ा सुन के शौक हुआ। उसने बोला मैं ज़ारा को और मैंगो, ये जो ब्रांड्स है इंटरनेशनल, उनको सैंपल बताने गया। तो बोलता था ज़ारा थोड़ी तेरा लेगा। तो बोलता नहीं ज़ारा मेरे पास से बनवाता है, नॉन लेदर बैग बनाता था। तो बोलता था ज़ारा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे इंडियंस है बहुत सारे जिनके पास से ज़ारा हम लोग सैंपल देते हैं, उनको सैंपल पसंद आता है, तो ज़ारा हमको बोलता है चलो 100 पीस बना के दे दो। फिर ज़ारा का टैग लगता है और ज़ारा इंटरनेशनल मार्केट में बेचता है। बोलो क्या बात कर रहा है? तो बोलता मेरा छोटा सा कारखाना है, बट ज़ारा को सैंपल पसंद है, उनको क्वालिटी पसंद है तो ले लेते। तो मैं बोला तो मेरे को तो लगा ज़ारा सब यूरोप में बनाता रहेगा। तो बोलता है नहीं, उनका सब माल इंडिया, चाइना और बांग्लादेश से आता है। बोला क्या बात कर रहा है यार? तो बोलता हाँ सिर्फ ज़ारा नहीं, सब ब्रांड्स का। तो मैं बोला हाँ यार मैंने नोटिस तो किया था कभी कभार मेड इन बांग्लादेश और मेड इन इंडिया। तो बोला तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है, बट
दे डोंट मेक प्रोडक्ट्स, दे डिजाइन, दे वांट अ पर्टिकुलर डिजाइन और प्रोडक्शन इंडिया में होता है. सो मैंने बोला तेरा तो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा. तो उसने बोला नहीं, मेरा छोटा सा कारखाना है, 20-25 लोग काम करते हैं. सो तब मैंने रियलाइज किया कि ये छोटी मोटी कंपनीज है, ये खुद ही एक्सपोर्ट नहीं करती है बट ये ज़ारा वारा जैसे लोग को भी सप्लाई करते. सो इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब ये पॉइंट बहुत वैलिड, तभी मेरे को रियलाइज हुआ दिस पॉइंट इज वेरी वैलिड से कि वो खुद भले उसके कस्टमर ना हो बट also it's a big supplier to the large companies and MNCs, creating a bridge of economic growth and stability. I remember I had one of my friend in college 10 years back who had a small manufacturing unit in Andheri. They used to manufacture shirts. तो मैंने बोला तेरे shirts कैसे, तो उसने एक दो शर्ट बताया. मैं बोला मेरे को मजा नहीं आया शर्ट. ओके, तो बोलता दोस्त ये शर्ट प्रोवोक को जाता है. मैं बोला क्या बात कर रहा है. तो बोलता तू उधर जो मॉल में खरीदता है ना 500 700 800 का, यही है वो शर्ट. मैं बोला क्या बात कर रहा है. तब से मेरे को उसका शर्ट अच्छा लगने लग गया क्योंकि वो प्रोवोक हो जाता है. सो दैट्स वेयर आई रियलाइज दैट दे डोंट हैव ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बट छोटे छोटे एमएसएमई यूनिट्स है जो बेचते रहते. ऐसे थोड़ी ना अपन लेदर जैकेट खरीदने के लिए धारावी जाते हैं. धारावी फेमस है ना उसी के लिए. सो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है एमएसएमई सेक्टर से. आगे इंक्लूसिव ग्रोथ. इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत जरूरी है. सबका साथ सबका विकास. It encourages proper distribution of wealth, especially in a country जहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा wealth किन लोग के पास है, वो 10-12 उद्योगपति लोग के पास है. Especially in a country where maximum wealth is concentrated in the hands of few. MSMEs क्या करता है? MSMEs provide opportunities to the priority sector. अभी जो मैं priority sector बोल रहा हूँ ना उसको highlight करना, क्योंकि priority sector गवर्नमेंट ने define किया हुआ है क्या है और आगे जो क्या आएगा कि ये priority sector क्यों इतना important है और इसमें क्या क्या है. So MSMEs provide opportunities to the priority sector, many working in it, helping them prosper. So sir, MSMEs क्या करता है? ये खास करके ये छोटे मोटे जो उद्योग है, छोटे मोटे बिजनेसेस है, वो उनको स्टेबल, इनकरेज, सर्वाइवल, ग्रोथ सब करने में हेल्प करता है और उनको भी ग्रो करने का एक मौका देता है. चीप लेबर कॉस्ट. चीप लेबर कॉस्ट क्यों चीप लेबर कॉस्ट? क्योंकि एमएसएमईज में ज्यादातर काम करने वाले जरूरी नहीं स्किल्ड बंदे, जो अनस्किल्ड बंदे भी है जो कम वेज पे भी काम करते हैं. तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे रहते हैं जो एमएनसीज बना नहीं सकता क्योंकि उनको कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है, तो वो आउटसोर्स कर देता है ये एमएसएमईज को. सिंस एमएसएमईज एम्प्लॉय फ्यू पीपल इन अ पर्टिकुलर कंपनी, द कॉस्ट इज रिलेटिवली लेस एज कंपेयर टू द एमएनसीज. Also, it does not need a very skilled labor, which reduces the cost further, making the product more competitive in national as well as international market. So ये है MSME के जो अपन पढ़ रहे थे सबसे, मतलब what is the importance of MSME for a country like India. 4 मेजर इंपॉर्टेंट चीजें. क्या? लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी और एक्सपोर्ट्स वगैरह में है, तीसरा इंक्लूसिव ग्रोथ, और चौथा क्या अपन ने पढ़ा? चीप लेबर कॉस्ट. ये 4 मेजर पॉइंट्स है जिस जो एमएसएमई का इंपॉर्टेंस रखते हैं इंडिया में. अब सर ये एमएसएमई एक्ट जो बना उसके तहत गवर्नमेंट ने पहले आइडेंटिफाई किया कि एमएसएमई को अपन फंडिंग प्रोवाइड करते हैं और एमएसएमई को फंडिंग की जरूरत क्यों है. सो पहले गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया व्हाट आर द फंडिंग नीड्स फॉर एमएसएमईज. सो एमएसएमई भी एक नॉर्मल बिजनेस है, उनको भी शॉर्ट टर्म फंडिंग की भी जरूरत है लाइक वर्किंग कैपिटल वगैरह, उनको लॉन्ग टर्म फंडिंग की भी जरूरत है केपेक्स वगैरह की, और उनका भी इच्छा है कि मैं डोमेस्टिक कंपनी से नेशनल कंपनी बनूं, उधर से एमएनसी बनूं और मैं भी मेरा आईपीओ वगैरह करूं. तो उनको हर एक स्टेज पे, जैसे एक स्टार्टअप को कैसे अलग अलग स्टेज पे फंडिंग का जरूरत होता है, वैसे एमएसएमई को भी अलग अलग स्टेज का फंडिंग का जरूरत होता है. सो विथ सो मच राइडिंग इन एमएसएमई सेक्टर with respect to क्या growth of economy or employment, it needs to be given a big boost with regular support and finance. सिर्फ एक initial support देखिए काम नहीं चलेगा. आगे finance is needed not only to take off, मतलब start के लिए, but also to continue competing and growing in scale and scope. Scale मतलब quantity में भी और scope मतलब variety में भी. Needs तो पहले अपन समझते हैं long term, short term, और फिर अपन समझेंगे कि क्या other requirements क्या है. सो एमएसएमई की पैसे की जरूरत क्या है? लॉन्ग टर्म, लाइक एनी अदर बिजनेस एमएसएमई को लॉन्ग टर्म पैसे की जरूरत क्यों होती है? दीज लोन्स आर रिक्वायर्ड टू फंड परचेजेस ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्रीज, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा. बेसिकली ऑल लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स यू रिक्वायर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड क्यों चाहिए अपने को? छोटे मोटे खर्चे के लिए, लाइक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर,
पेमेंट ऑफ वेजेस एंड अदर इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और नीड्स है एमएसएमई को, अदर फाइनेंशियल सोर्सेस लाइक एक्सपांशन, रिस्क कैपिटल इज नीडेड विच कैन बी फंडेड बाय अदर नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस like venture capitals, VCs, which will be required for expansion, bridge money, जिसको हम लोग mezzanine finance बोलते हैं, या प्री आईपीओ फंडिंग। अब ये ब्रिज मनी या प्री आईपीओ फंडिंग क्या होता है कि आप अगर बहुत बड़ा फंड लेकर आने वाले हो थ्रू आईपीओ, लेकिन उधर तक पहुंचने को अपने को फंडिंग चाहिए, सो उसको ब्रिज फंडिंग बोलते हैं। जैसे कि समझो मेरे को एक बहुत बड़ा 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलने वाला है, 6 महीने बाद मेरे को प्रोजेक्ट चालू करने का है, तो मेरा लोन का प्रोसीजर चालू है 100 करोड़ के, लेकिन वो प्रोजेक्ट का बेसिक चीज चाहिए मेरे को सेटअप वेटअप बनाने के लिए, उसके लिए इनिशियली अभी 10-12 करोड़ चाहिए, तो वो फंडिंग भी मेरे को चाहिए। 100 करोड़ का फंडिंग तो आप बाद में दोगे नहीं दोगे अलग बात है, बट प्रोजेक्ट का बेस बनाने के लिए भी कुछ फंडिंग चाहिए, जिसको अपन लोग मेज़नाइन या ब्रिज फंडिंग बोलते हैं। सो ऐसे एमएसएमईज को अलग अलग लेवल पे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और बाकी आईपीओ फंडिंग के लिए अलग अलग लेवल पे फंडिंग का जरूरत होता है। अब ये लोग फंडिंग के लिए जनरली किधर जा सकते हैं? जनरली बैंक्स के पास जाते थे, बट बैंक्स पहले रिलक्टेंट रहते थे एमएसएमई को फंडिंग देने के लिए। क्यों रिलक्टेंट रहते थे? क्योंकि उनका रेवेन्यू इतना बड़ा नहीं होता था। दूसरा, बहुत सारे एमएसएमई स्टार्टिंग में लॉस में ऑपरेट करते हैं। अभी बैंक तो तुमको बोलते हैं तुम्हारा इतना कैपिटल गेयरिंग रेशियो होना चाहिए, तुम्हारा इतना इंटरेस्ट कवरेज होना चाहिए, तुम्हारा 3 साल का प्रॉफिट फलाना होना चाहिए। अभी इतना अच्छा फाइनेंशियल रहता तो शायद फंडिंग का जरूरत ही नहीं पड़ता। तो इनिशियल लेवल पे इनका रेवेन्यू वॉल्यूम बहुत कम रहता है। सो द टिपिकल बैंक्स वर नॉट गिविंग फंडिंग टू एमएसएमईज। दैट्स वेयर गवर्नमेंट सेटअप्स बैंक्स especially to focus on small scale businesses. So government ने बहुत सारे organizations create किए हैं। तो financial assistance for MSMEs in India is a priority focus for government and is directed by the government of India to be taken utmost care of. और इसके लिए various institutes are available with respect to this framework. जैसे कि अपना टिपिकल बैंक्स तो है ही, जैसे कमर्शियल, रीजनल, रूरल और कोऑपरेटिव बैंक्स तो है ही, बट इसके लिए कुछ स्पेशल बैंक्स भी सेटअप किया, जैसे सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सेटअप किया हुआ है क्यों? फॉर रीफाइनेंसिंग एंड डायरेक्ट लेंडिंग फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर एमएसएमई। तो एमएसएमई को पैसा चाहिए तो सिडबी के पास जा सकता है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। स्टेट गवर्नमेंट ने भी एमएसएमई बिजनेसेस के लिए अपने फाइनेंसिंग दरवाजे खोले हैं, जैसे कि स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, एसआईडीसी, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनीज लाइक एमआईडीसी हो गया, जैसे अपना सिप्स वगैरह में है, जीआईडीसी हो गया, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेट्स ने भी डेवलपमेंट चालू किया है फॉर एमएसएमईज को एनकरेज करने के लिए। बाकी अगर इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज तो है ही, और वेंचर कैपिटल्स है, ये लोग भी एमएसएमई को फंड कर सकते हैं। दीज आर मोर ऑफ प्राइवेट सोर्सेज है। जैसे कि आज कैपिटल फर्स्ट करके एक मैं ऐड देखता हूँ, कैपिटल फर्स्ट करके, ये एमएसएमई को फंडिंग करता है। फिर और कौन है? एसकेएस माइक्रो फाइनेंस है। ये जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ये खास करके एमएसएमईज को फंडिंग करती है। अब गवर्नमेंट ने ये सब किया है एमएसएमईज को बूस्ट करने के लिए, लेकिन एक और रीजन मैं बता देता हूँ कि ज्यादातर जो गवर्नमेंट को वोट देने वाले लोग हैं ना, वो ये लेवल पे काम करते हैं। सो इसीलिए जो कड़िया काम करते हैं, या ये जो वीविंग का काम करते हैं, या जो फैक्ट्री में काम करते हैं, छोटी मोटी कारखाने में काम करते हैं, ये लोग ही गवर्नमेंट को फंडिंग कर, ये लोग ही गवर्नमेंट को वोट देते हैं। सो गवर्नमेंट है ना, इनडायरेक्टली इनको एनकरेज करके इकोनॉमी का भला तो करती है, बट अपना वोट बैंक भी सिक्योर करती है। तो गवर्नमेंट के लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर में फार्मिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ ये जो लघु उद्योग करके जिसको अपन बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस यूनिट्स को, अगर गवर्नमेंट उनको सब्सिडी और बूस्ट दे, जैसे कि समझो टेक्सटाइल के कारखाने हैं, उनको कंटिन्यू करे, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट का इश्यू नहीं होगा, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट का इश्यू नहीं होगा, वो कारखाने चलते रहेंगे, तो गवर्नमेंट का भी भला होगा। सो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट करता है थ्रू ऑल सोर्सेज फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑल्सो, एंड ऑफकोर्स फॉर देयर पॉलिटिकल बेनिफिट ऑल्सो। इसीलिए किसी की भी गवर्नमेंट हो, दे ऑल फोकस की भाई, और हर बजट में इनके ऊपर कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट स्पेशल इनको विजन करता ही है। किसी भी आप फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच सुन लो, वो अपने स्पीच में एटलीस्ट 100 बार बोलेगा एमएसएमई यूनिट के लिए हम लोग ने ये किया, लघु उद्योग के लिए हम लोग ने वो किया, फलाना किया, ऐसा वो लोग बोलते रहते। अब यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट ने रखा हुआ है कि इनको अगर
लोन वगैरह लेना है या इनको फाइनेंसिंग लेना है, तो इनके पास बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? सो डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर एप्लीकेशन ऑफ लोन फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड, अभी ये मैं पढ़ा जरूर रहा हूँ लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अपने बुक में इसके लिए मैं बता रहा हूँ, बट इन रियलिटी इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसीजर फॉर एनी लोन, नॉट नेसेसरी फॉर एमएसएमई लोन, बट आप जनरली लोन लेने जाओ कमर्शियल लोन तो ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब कभी कभार मेरे को समझ में नहीं आता ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्यों दिया है स्टूडेंट को एज एन एग्जाम पर्सपेक्टिव, कि ये डॉक्यूमेंटेशन क्या याद रखे वो। अभी एमएसएमई में ऐसा कोई यूनिक डॉक्यूमेंट नहीं है जो नॉर्मल कंपनी लोन लेने के लिए ना जाए, और उसको मतलब उसको कोई अलग डॉक्यूमेंट नहीं है, बट इंस्टीट्यूट ने रखा हुआ है क्वेश्चन में। सो टिपिकली लोन लेने के लिए, कमर्शियल लोन लेने के लिए जो मेरे को चाहिए वही सब चीजें चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट फॉर लास्ट 3 consecutive years ऑफ द फर्म्स ओन्ड बाय द प्रमोटर्स, आईटी असेसमेंट सर्टिफिकेट चाहिए, प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, जो पहले क्या रहता था प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग में, पहले एक लाइसेंस आता था याद है, गुमस्ता लाइसेंस, अभी उद्योग आधार भी चल जाता है। या अगर आपका रेंटेड अपार्टमेंट है तो जो ओनर है उसका आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए, ओनर और आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, ये सब चीजें चाहिए। पार्टनरशिप डीड, एमओए एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो, जो चीज के लिए लोन चाहिए, इक्विपमेंट के लिए वगैरह जैसे चाहिए, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए उसका। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेसिकली सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही नहीं चाहिए, उसका अप्रूव्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए थ्रू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और समवन। बजटरी कोटेशंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और आर्किटेक्ट्स एस्टिमेट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट। सो जैसे मेरा छोटा सा एमएसएमई यूनिट है, कोचिंग क्लास है, तो 10 लाख से कम वाला इक्विपमेंट है तो मैं माइक्रो यूनिट में आता हूँ, तो मेरे को समझो ये रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा चाहिए, ये सब चाहिए, तो इसका मेरे को कोटेशन देना पड़ता है। अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, बट आप बैंक में लोन लेने जाओ तो ये लोग क्या बोलते हैं, जीएसटी वाला कोटेशन लाओ। सो जीएसटी अप्रूव्ड मेरे को कोटेशन देने का, कोटेशन के साथ मेरे को फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के देना पड़ता है कि ये सब मैं ले रहा हूँ, इससे मैं आने वाले 5 साल में कितना रेवेन्यू करूंगा, कितना प्रॉफिटेबिलिटी होगा। मतलब यहाँ पे तो उन्होंने बहुत कम डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं। आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस, जब मैं एज अ एमएसएमई लोन लेने गया था तो मेरे पास नहीं तो 30 से 40 डॉक्यूमेंट्स लिए थे अलग अलग दुनिया भर के। सो ऐसा सब है। सो बेसिकली आपको एक टिपिकल लोन, अगर आप एमएसएमई हो नहीं हो, बैंक जब लोन देता है तो बैंक दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स लेता है, ऐसा है। सो बहुत सारे बैंक ने तो मेरे पास से रेसिडेंशियल प्रूफ, अभी जहाँ पे रेंट पे रहता हूँ उसका प्रूफ, मेरे पेरेंट्स के घर का प्रूफ, सबका अटेस्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इधर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, उधर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, क्या क्या मांगा है मेरे पास है। मैं तो परेशान हो गया था, मैं तो बोला जान दे नहीं चाहिए। फिर मैंने बोला क्यों, गवर्नमेंट जब दे रहे तो क्यों नहीं लेने का। मैं आई वेंट थ्रू द मुद्रा स्कीम, और मैं बताऊंगा मुद्रा स्कीम में लोग बोलते हैं हम लोग इजीली देते हैं आपको लोन, बट ऑफ कोर्स बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन भी मांगते हैं। सो अब गवर्नमेंट ने ना ये रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया कि बैंक थोड़ा रिलक्टेंट है ऐसे लोगों को लोन देने के लिए। क्यों 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 banks reluctant क्यों? If banks are given a choice to give a loan to a farmer and give a loan to a corporate, who will the banks prefer to give? Corporate, because it's more organized? No, that's not the only reason. Why? लॉस होने का चांस उनको ज्यादा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि गरीब आदमी है, पैसा नहीं दिया तो डिफॉल्ट हो गया तो एनपीए हो गया तो, हालांकि द रियलिटी इज डिफरेंट। जितना फार्म एनपीए है उससे ज्यादा कॉर्पोरेट एनपीए है बैंक्स में। बट तो इंदिरा गांधी से लेके नरेंद्र मोदी तक सबको पता है कि मैं कितना भी बड़ा पॉलिसी मेकर हूं, मैं बैंक्स का कान पकड़ के नहीं बोल सकता कि लोन दे उसको। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करके एक नॉर्म्स ही डाल दिया है, जिसके तहत बैंक्स को कंपलसरी, आरबीआई ने बैंक्स को कंपलसरी बोला है कि आप जितना भी मार्केट में लोन दे रहे हो उसमें से कुछ परसेंटेज, फॉर एग्जांपल 30% ये सेक्टर को तो देना ही है। सो उस सेक्टर को गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है, जो गवर्नमेंट चाहता है कि उन लोएस्ट तबके के लोगों को लोन मिले, उनका सुविधा मिले, उस सेक्टर को बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर। तो क्या है प्रायोरिटी सेक्टर? फॉर द ओवरऑल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, द आरबीआई हैज टास्क्ड the banks to provide us specific portion of its lending to a specific sector known as priority sector. These sectors में क्या क्या आता है? Include agricultural and allied activities, micro and small enterprises, कौन है? MSME,
माइक्रो स्मॉल मीडियम नहीं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। हाउसिंग फॉर पुअर मतलब म्हाडा, फिर अपना क्या हो गया एसआरए, उनका आप लोन लेने, उनका आप बिल्डिंग में फ्लैट लेने जाओ तो आपको तुरंत लोन मिल जाता है क्योंकि ये बैंक का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। सो मेरे को अगर समझो म्हाडा का लॉटरी निकला तो म्हाडा का लॉटरी में मेरे को फ्लैट मिला, तो मेरे को जो फ्लैट मिलता है तो उसका लोन तुरंत पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर बोला है कि इनको लोन दे देने का। और वैसे भी म्हाडा का जो फ्लैट वगैरह रहेगा वो सब अप्रूव्ड ही रहता है, तो उसमें कोई इशू नहीं रहता है। सो हाउसिंग फॉर पुअर, एजुकेशन लोन फॉर स्टूडेंट्स, अभी उन्होंने एजुकेशन लोन लिखा है बट इतना इजीली मिलता नहीं है। अदर लो इनकम ग्रुप एंड वीकर सेक्शंस, अदर लो इनकम ग्रुप एंड वीकर सेक्शन मतलब इंडिया में SC ST OBC इनको भी लोन मिलने के लिए सब्सिडीज और इजी एक्सेसेस है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम चालू किया, जैसे स्टार्टअप है, मुद्रा है, वैसे स्टैंड अप इंडिया, जिसके तहत SC ST और OBC को कम दर पे बिना कोलेटरल शायद लोन मिल सकता है 40-50 लाख का, ऐसा अपने बिजनेसेस के लिए। तो गवर्नमेंट ने ये सब स्टार्ट भी किया हुआ है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको सिर्फ लोन ही नहीं देना है, लोन के साथ इनको लोन ही नहीं देना बोला RBI ने बैंक्स को। बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने इन लोग को, बैंक्स को कुछ गाइडेंस दिया है कि तुमने जो लोन दे रहे हो उसका कितना प्रतिशत किसको कितना देने का। एज पर द पॉलिसी सर्टेन टारगेट्स आर प्रिस्क्राइब्ड टू द बैंक्स फॉर लेंडिंग टू MSME सेक्टर। अचीव 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन क्रेडिट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। मतलब आप समझो ये साल माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को 100 करोड़ का लोन दिए, अगले साल तुम्हारे बुक्स में 120 उनको देना चाहिए मिनिमम। अब बैंक्स क्या करती थी पता है? अभी बैंक को ना ये थोड़ा रिलक्टेंट रहती थी इन लोग को लोन देने से। तो बैंक को बोलती थी कौन नए नए लोगों को लोन ढूंढे और दे। तो समझ तुम ये साल मेरे पास आया और तूने 10 करोड़ का लोन लिया, अभी बैंक को 20% ग्रोथ करना है ना, तो नेक्स्ट ईयर मैं तेरे को ही 2 करोड़ का लोन दे सकता हूं। इससे मेरा मेहनत कम हो जाएगा, मैं नए बंदे को ढूंढूंगा नहीं, लेकिन इससे गवर्नमेंट का मोटिव डाइल्यूट हो जाएगा कि सबको फायदा नहीं मिल रहा है। तुम क्राइटेरिया तो फुल कर रहे हो लेकिन सबको फायदा नहीं मिल रहा है, तो एक और क्राइटेरिया रखा, देखना 10% ग्रोथ इन नंबर ऑफ अकाउंट्स ऑफ माइक्रो यूनिट्स। मतलब उसी बंदे को तो तू देके क्राइटेरिया फुल नहीं कर सकता, तेरे को नए लोगों को भी ऐड करना है 10%। मतलब लास्ट ईयर मैंने 100 करोड़ का लोन दिया 10 जन को, तो 100 का तो 120 करोड़ होना ही चाहिए, बट अभी मेरे को 100 के बदले 110 लोगों को, मतलब 10 लोगों को मैंने लोन दिया था, तो अभी 11 लोगों को लोन देना। सो नंबर ऑफ अकाउंट्स भी ऐड करना है और अमाउंट भी ऐड करना है, दोनों, ताकि तुम गफला ना कर पाओ। अब वो जो तुम माइक्रो और स्मॉल स्केल यूनिट्स को लोन दे रहे हो उसके बारे में क्या बोला है? 60% ऑफ द टोटल लेंडिंग टू बी गिवन टू MSME शुड गो टू माइक्रो यूनिट्स। 60% of the total lending given to MSE, micro and small enterprises, medium नहीं, should be given to किसको? Micro units. 40% of the total lending given to MSME sector should go to micro enterprises having investment in plant and machinery up to 10 lakhs and having investment in equipment up to 4 lakhs. अब इसके पहले ना मैं वापस बता देता हूँ कि ये जो माइक्रो में लेस देन 25 लाख है और सर्विस में लेस देन 10 लाख है। तो मैं इधर वापस से लिखता हूं, माइक्रो में कितना है? माइक्रो में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी मतलब कितना? लेस देन 25 लाख है, और इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स में, इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट वाले में आता है लेस देन 10 lakhs। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं अच्छे से सुनना। इन्होंने बोला है कि जो तुम 60% लेंडिंग दे रहे हो MSC को, उसमें से 40%, तो 60% का 40% किसको जाएगा? 40% किसको जाएगा? MSC सेक्टर, उनको जाना चाहिए। शुड गो टू माइक्रो एंटरप्राइजेस, उसमें भी किसको? हैविंग इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 10 lakhs। मतलब ये जो 25 लाख है नहीं, उसमें भी जो लोएस्ट है 10 लाख उसको, और इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स अप टू 4 lakhs। बाकी का जो 20% है वो किसको जाएगा? वो 25 लाख तक वालों को जाएगा। मतलब अच्छे से 20% ऑफ द टोटल लैंडिंग ऑफ MSE शुड गो टू माइक्रो एंटरप्राइजेस हैविंग इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी 10 से 25 एंड हैविंग इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट 4 से 10। सो कंक्लूजन क्या? अच्छे से सुनना। 60% ऑफ टोटल लैंडिंग गिवन टू MSE शुड गो टू माइक्रो यूनिट्स। सो समझो, अभी मैं इसको रिक्रिएट करता हूं यहां पे कि समझो 100 रुपया है जो तुमने फंडिंग करना है,
उसमें से उन्होंने क्या बोला, 60% ऑफ टोटल लेंडिंग टू एमएसई शुड गो टू माइक्रो। सो इसमें से माइक्रो को कितना जाना चाहिए, माइक्रो को 60 जाना चाहिए, माइक्रो को 60 जाना चाहिए, और वो 60 में भी 40 लोएस्ट माइक्रो को जाना चाहिए, और बाकी का 20 जो ऊपर वाला माइक्रो, मतलब वो 40 जो है, वो 40 जो है वो प्लांट एंड मशीनरी में जो लेस देन 10 lakhs वालों पे, और बाकी का 20% किसको जाना चाहिए, जो 10 से लेके जो लिमिट है माइक्रो का 25 लाख तक वालों को, ये प्लांट एंड मशीनरी वालों को। और इक्विपमेंट वालों में लेस देन, अभी इक्विपमेंट का टोटल लिमिट क्या है, 10 लाख है, तो लेस देन 4 लाख वालों को सबसे ज्यादा जाना चाहिए, और 4 लाख से अपना जो क्राइटेरिया 10 लाख वालों को बाकी का जाना चाहिए। इससे पता क्या चलता है, गवर्नमेंट का फोकस क्या है कि माइक्रो में भी लोएस्ट वालों को सबसे ज्यादा फंडिंग जाए, वैसा समझा, ये बहुत क्रूशियल चीज है। अब ये तो उनको क्राइटेरिया बोला कि तुमको किसको कितना लोन देना है, कितना ग्रोथ करने का है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि तुम और मेहनत करो और सब जगह ब्रांचेस ओपन करो एमएसएमई वालों के खास। The public sector banks are tasked to ensure specified MSME branches in identified clusters with concentration of small enterprises so that they can have easy access to bank credit। मतलब गवर्नमेंट ने क्या बोला, जहां पे तुमको लगता है बहुत ज्यादा छोटे छोटे ऐसे यूनिट्स है, वहां पे जा जाके बैंक ओपन करो ताकि उनके लिए इजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं अंधेरी ईस्ट में जाता हूँ सिब्स, वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स है, तो गवर्नमेंट ने बोला उधर तुम्हारा एक ब्रांच होना ही चाहिए ताकि उनको एक्सेस मिल सके, और वो भी कौन सा ब्रांच, especially dedicated to MSME। So इसके लिए उन्होंने क्या बोला, for this they have been advised to open at least one special branch in each district। तो जैसे मैंने बताया कि SBI का यहाँ पे SBI बैंक तो है ही, SBI SME करके अलग से पूरा उनका एक फ्लोर का ऑफिस है, वो पूरा अलग ही डिवीजन है। तो इनका काम क्या है, सिर्फ SME वालों के लिए हम काम करते हैं। तुमको ऑटो रिक्शा चलाने का उसका लोन भी देते हैं, तुमको उबर चलाने का उसका लोन भी देते हैं, तुमको कोई छोटा कारखाना खोलना है, कोई छोटा ऑनलाइन बिजनेस करना है तो उसका हम लोग लोन देते हैं। सो दीज ओनली कैटर टू एसएमईज। हाँ, अभी तुम्हारा कॉर्पोरेट है और तुमको बड़ा लोन चाहिए तो बोलेंगे जाओ एसबीआई बैंक में जाओ, हमारा सिर्फ एसएमई फोकस्ड है। सो उनको क्या बोला, फॉर दिस दे हैव बीन एडवाइज्ड टू ओपन एटलीस्ट वन स्पेशल ब्रांच इन ईच डिस्ट्रिक्ट। अभी जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल था 4-5 साल पहला, उसके हिसाब से मैंने लिखा है वहां पे, एज ऑन 2013 मार्च देयर आर 2032 स्पेशलाइज्ड एमएसएमई ब्रांचेस। मतलब 5 साल पहले ही तकरीबन 2000 जितने तो स्पेशल एमएसएमई ब्रांचेस है इन टोटल 707 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जो तकरीबन 700 डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें टोटल मिला के सब बैंक्स ने, सिर्फ एसबीआई नहीं, सब बैंक्स ने मिला के तकरीबन 2000 जितना ब्रांचेस ओपन अप करके रखा हुआ है, स्पेशली फोकसिंग टू एमएसएमईज। वैसा है। अब मेरे जैसे बंदे के लिए जिसका एमएसएमई यूनिट है, वो अगर ये सब इतना सब सुविधा गवर्नमेंट ने करके दिया है कि इतना सारा फंडिंग वगैरह सोर्स करके दिया है, इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने दिए, तो बेनिफिट्स अवेलेबल टू एमएसएमई सेक्टर। अभी ये सब बेनिफिट्स दे पाए, मतलब सिर्फ फंडिंग ही नहीं, फंडिंग के लिए तो उन्होंने सिडबी वगैरह ओपन करके रखा, स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना फाइनेंसिंग डिवीजन ओपन करके रखा, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, बैंक्स को बोला कि सबको फंडिंग पहुंचाओ, लेकिन इसके अलावा इनको बहुत जरूरत है प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन की क्यों? क्योंकि उनको बहुत बड़े एमएनसीज हो गया या बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई जो मल्टीनेशनल प्लेयर्स है, दे में वाइप ऑफ दी स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये लोग ज्यादा ना टिक पाए उनके कंपटीशन पे। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए सबसे पहला तो एमएसएमई एक्ट निकाला 2006, और उनके लिए अलग से मिनिस्ट्री भी ओपन किया, लघु उद्योग, जिसका अभी आई थिंक द मिनिस्टर इज गिरिराज सिंह अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट जो अभी है। और उसके तहत गवर्नमेंट ने उनको दिया रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मतलब कि ये जो सेक्टर है, ये एमएसएमई में कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट है जो सिर्फ एमएसएमई बना सकता है। तो ये बेनिफिट जो है एमएसएमई का, जो मैं बोल रहा हूँ सब्सिडी या ये जो तुमको लोन मिलेगा, ये किसको मिलेगा? ये किसको मिलेगा? जो ये रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है। रिजर्वेशन कैटेगरी मतलब इट एनेबल्स रिजर्वेशन ऑफ सर्टन आइटम्स, जिसमें एज ऑफ डेट 20 आइटम्स है, फॉर एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग, सुनना अच्छे से, फॉर एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमएसएमईज लाइक ब्रेड, पिकल, चटनी, अगरबत्ती, वैक्स कैंडल्स, स्टील अलमीरा जिसको अपन अलमारी बोलते हैं, स्टील टेबल एंड चेयर्स, वुडन फर्नीचर, स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स, और ऐसे तकरीबन 20 एक आइटम है जो एक्सक्लूसिवली एमएसएमई के पास है।
इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कंपनी हूं तो मैं अगरबत्ती नहीं बना सकता हूँ। मतलब जैसे कि वो आता है ना साइकिल अगरबत्ती, वो तुम मैच वैच देखते हो तो पीछे ऐड आता है। अब वो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, वो करोड़ों का कंपनी है, वो 2000-3000 करोड़ के ऊपर का वैल्यू का कंपनी है। ऐसे ही इतना बड़ा ऐड नहीं करता हूँ। साइकिल अगरबत्ती है, या तुम ब्रेड देखो तो ब्रेड में तो ब्रिटानिया वगैरह भी है ना। सो इनका कहने का पर्पस क्या है कि तुम अगर एमएसएमई हो तो ये सब प्रोडक्ट्स अगर तुम बना रहे हो तो ये सिर्फ एमएसएमई बना सकता है। अगर तुम बना रहे हो और तुम बड़ा कंपनी हो, तुम्हारा बहुत बड़ा वॉल्यूम है, तो तुम बना सकते हो, लेकिन तुमको फिर एमएसएमई के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो एमएसएमई को मिलता है। मतलब अगर मैं छोटा सा कंपनी हूं और मैं ये सब बना रहा हूं तो ये लोग जो भी ये सब प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनको एमएसएमई का सब बेनिफिट मिलेगा, अगर तुम माइक्रो स्मॉल और मीडियम के क्राइटेरिया में बैठते हो तो। This not only protects their interest but helps in generating employment on consistent basis and enhance their standard of living. So इससे इनको सबसे बड़ा फायदा क्या, जैसे कि बीच में मतलब कुछ एक फेमस एमएसएमई यूनिट्स है, जैसे कि वो लिज्जत पापड़ है या बेडेकर का अचार है, जो ये महाराष्ट्र के फेमस एमएसएमई यूनिट से आए हैं। तो उनको उनको उनकी वजह से कितने महिलाओं का रोजगार चलता है, कितने महिलाओं का घर चलता है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि यार इनको जिंदा रहना जरूरी है, ये यूनिट्स को। कोई इसमें एमएनसी घुस के तुम मशीन से बना लोगे तो यार वो तो बराबर है, तुम प्रॉफिट कर लोगे, लोगों को इजीली और चीपर भी मिल जाएगा, लेकिन इसकी वजह से जितने लोग को जॉब मिल रहा है वो चले जाएगा ना यार। तो गवर्नमेंट चाहता है कि ये सेक्टर में बाकी की सब ना घुसे, ऐसा। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उनको भी बोला क्या, आर रिक्वायर्ड टू एलोकेट एटलीस्ट 10% स्पेस फॉर स्मॉल स्केल यूनिट्स। अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सब एमएनसीज ही रहता है, तो उनको भी बोला है कि 10% जो तुम्हारा एरिया है वो ये छोटे उद्योगों के लिए रखो। उनको एमएसएमईज वालों को भी ग्रो करने दो, उनको भी सेज का बेनिफिट लेने दो, वरना सेज में एक छोटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, छोटा कारखाना वाला जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि फैसिलिटी ज्यादा है बट कॉस्ट भी ज्यादा रहता है। सो उनको वहां पे कंपलसरी कर रहा है। प्रोटेक्शंस आर ऑफर्ड टू एमएसएमई इन रिलेशन टू टाइमली पेमेंट बाय बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब आपको डेटर फाइनेंसिंग मिलता है, कि फैक्टरिंग का बेनिफिट मिलता है, कि आपको किसी के पास से कलेक्शन लेना है और उधर डिफॉल्ट विफॉल्ट हो गया तो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है। इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है, आपको रेगुलर एजुकेशन देती है, रेगुलर सेमिनार्स कंडक्ट करती है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज देती है, कंप्यूटर एजुकेशन देती है, और आपको नए नए ऐप से कनेक्ट करती है कि आपको अपने बिजनेस में भी फायदा हो। तो इंटेंजिबल भी गवर्नमेंट बहुत सारी सपोर्ट वगैरह करती है। असिस्टेंस इज अवेलेबल इन ऑब्टेनिंग फाइनेंस, हेल्प इन मार्केटिंग, टेक्निकल गाइडेंस, ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एक्सेट्रा। ये सब भी गवर्नमेंट बहुत सारे छोटे मोटे वर्कशॉप्स रखती है इन लोग के लिए। तो ये जो वर्कशॉप्स रहते हैं वहां पे आप जाओ तो गवर्नमेंट इनको बुलाती है। जैसे कि मैंने तेरे को बताया कि कल ही मेरे को एसबीआई एसएमई ने बोला कि हमारे इधर एक छोटा सा वर्कशॉप है, हम लोग एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं सीएलपी, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन डायरेक्ट क्रेडिट ले सकते हो, तो उसके लिए प्लीज आप आओ। तो उधर उधर जाने का वो थोड़ा बहुत ज्ञान व्यान देते हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता देते हैं, और तुमको हेल्प करते हैं कि तुम्हारे बिजनेस में तुमको कुछ और फंडिंग चाहिए, हाउ कैन यू इजीली एक्सेस फंडिंग थ्रू ऑनलाइन विदाउट कमिंग हियर एंड गिविंग डॉक्यूमेंट्स। ऐसा छोटे मोटे वर्कशॉप्स वो लोग रन करते रहते हैं। ऑल्सो विद द रिडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, अभी ये जो लास्ट ईयर का बजट था जिसमें गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, क्या किया था, कॉर्पोरेट टैक्स 30% से 25% कर डाला था। सो अरुण जेटली ने स्टेटमेंट क्या दिया था कि ये जो 30% से 25% में कर रहा हूं, बड़े कॉर्पोरेट्स को शायद फर्क ना पड़े, बट इससे क्या, और उसमें क्राइटेरिया रखा था ना किससे कितने, जो 250 करोड़ के अंदर वाले टर्नओवर वाले। सो अरुण जेटली ने क्या बोला था वो मैं बोल रहा हूं, अंडर द ऑल्सो विद द रिडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स फ्रॉम 30 to 25% अंडर द यूनियन बजट 2018 फॉर द यूनिट्स ऑफ एनुअल टर्नओवर अबाउट 250 करोड़ के अंदर। अभी 250 करोड़ के अंदर तो सब एमएसएमई यूनिट आ जाए जिनका टर्नओवर, एमएसएमई तो छोटे यूनिट्स रहते हैं। तो व्हाट अरुण जेटली मेंशन दैट अराउंड 99% ऑफ एसएमईज नाउ गेट दिस बेनिफिट। तो मोस्ट ऑफ द एसएमईज गेट कवर्ड थ्रू दिस बेनिफिट ऑफ दिस 5% जो टैक्स बेनिफिट इनको मिल रहा है। अब एसएमई के लिए एवरीवन, तो एक तो उन्होंने बैंकिंग सोर्सेज ओपन कर दिया, दूसरा उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने यहाँ पे उनके लिए कुछ रिजर्वेशन रखा कि ये गुड्स वगैरह है वो तुम बना सकते हो, तुमको ट्रेनिंग वेनिंग दे रहे हैं तुम्हारे लिए, और बहुत सारे फैसिलिटीज जनरेट कर रहे हैं, टैक्स रिडक्शन कर रहे हैं। लेकिन ये सब सोर्सेज बैंक्स वाले सोर्सेज हैं।
अब एसएमईज चाहती है कि हम लोग को इक्विटी फंडिंग चाहिए तो क्या करें, वेंचर कैपिटल के पास जाए वो बराबर है, बट ओपन मार्केट से इक्विटी रेस करना है तो जाओ एनएससी बीएससी पे। लेकिन एनएससी बीएससी में तो क्राइटेरिया है कि तुम्हारा 3 साल का प्रॉफिट होना चाहिए, तुम्हारा इतना नेटवर्थ होना चाहिए, तो तुम्हारा इतना प्रॉफिट होना चाहिए। और अगर ये छोटा मोटा एमएसएमई कंपनी जिसका समझो मार्केट कैप 200 करोड़ है और ये बीएससी एनएससी पे लिस्ट भी अगर हो गया तो भी ये तो बीएससी एनएससी में पेनी स्टॉक रह जाएगा। क्यों? क्योंकि बीएससी एनएससी में ज्यादातर कंपनीज का मार्केट कैप, जो लार्ज कैप कंपनीज है जैसे रिलायंस है, उसका मार्केट कैप 7 लाख करोड़ है। जो स्मॉल कैप कंपनी भी होता है उसका भी मार्केट कैप 10-15 हजार करोड़ है। तो उस चक्कर में अपना एमएसएमई तो जेड ग्रुप या टी ग्रुप में पड़ा रहेगा। मतलब पब्लिक को क्या लगेगा, अरे ये तो चिल्लर स्टॉक है, 2 रुपए 3 रुपए वाला स्टॉक है। तो इट्स नॉट अ राइट कंपैरिजन। सो एमएसएमई का कोई स्टॉक ही शायद ना खरीदे अगर उनको मैं एनएससी बीएससी में नॉर्मल प्लेटफॉर्म में लिस्ट करूं। तो गवर्नमेंट ने थ्रू सेबी क्या बोला, ये एमएसएमईज के लिए अलग से प्लेटफॉर्म ओपन कर दो। तो बीएससी और एनएससी ने एसएमई प्लेटफॉर्म ओपन करके रखा हुआ है। एसएमई प्लेटफॉर्म ही ओपन करके रखा हुआ है जिसके तहत आपको क्या वहां पे जाओगे तो अगर आपका एमएसएमई है और अगर आपको वहां पे लिस्टिंग करना है अपना यूनिट को, तो और अगर आपको चाहिए कि लोग उसमें बाई सेल करे शेयर्स, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए अलग से, जैसे बीएससी का अब यहाँ पे मैं बीएससी के वेबसाइट पे जाऊँ तो बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म करके है, एक अलग से प्लेटफॉर्म ही है जहाँ पे आपको वहां पे मेंशन क्या रहेगा, व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑफ लिस्टिंग योर शेयर, और आप वहां पे क्या रिक्वायरमेंट्स है वो सब उन लोग वहां पे अपने को फैसिलिटी देते हैं अंडर बीएससी। जैसे बीएससी एसएमई है वैसे ही मैं अभी थोड़ी देर में लोड करता हूँ, वैसे ही एनएससी का भी एसएमई सेक्टर है, एसएमई सेगमेंट है जहाँ पे आप जाके अपने शेयर्स वगैरह लिस्ट कर सकते हो। तो एसएमई लिस्टिंग, exchanges in India like BSE and NSE have set up SME platform as per the rules and regulations laid down by SEBI। तो SEBI ने कंपलसरी बोला कि तुम क्या करो, तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म तो है ही, लेकिन तुम्हारे वो प्लेटफॉर्म में तुम इनको मत रखो। किसको? जो तुम्हारा नॉर्मल प्लेटफॉर्म है शेयर्स का, उसमें ये एसएमई स्टॉक्स को मत रखो, इनके लिए अलग से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करो जहाँ पे बाई सेल कर सके लोग। हाँ, तो the main objective is to provide entrepreneurs and investors a friendly environment and platform to list and trade SMEs and upgrade them from being unorganized and provide them access to vast opportunities of capital market, thus making them organized and regulated। सो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, जितनी भी एसएमईज है उनको एनकरेज किया कि अगर आपको चाहिए कि आपका लिस्टिंग करे तो हम लोग एनएससी बीएससी को कंपलसरी करते हैं कि आपके लिए अलग से सुविधा रखे, अलग से प्लेटफॉर्म खड़ा रखे जहाँ पे आप कर सकते हो अपना लिस्टिंग शेयर्स। अब उसका कुछ फायदा भी है, क्या फायदा है मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। यार पॉज करना एक मिनट। सो ये बीएससी का एसएमई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप, जैसे वी ओपन अप द वेबसाइट, वहाँ पे आप देख सकते हो कितनी कंपनीज लिस्टेड है एज ऑफ डेट, टोटल मार्केट कैप कितना है उनका, कितना मनी अभी तक रेस किया हुआ है। तो मोर देन 286 कंपनीज बीएससी पे अभी तक लिस्टेड है जो एसएमईज है। सो उनको एक अलग से सुविधा, अलग से प्लेटफॉर्म ओपन करके रखा हुआ है। एसएनपी, बीएससी, एसएमई और वैसे ही एनएससी का भी अपना एक एसएमई प्लेटफॉर्म है। सो अगर आपका बहुत कम वॉल्यूम है और आपको लिस्टिंग करना है तो शायद आप बीएससी के नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे ना लिस्ट कर सको, बट एसएमई पे लिस्ट कर सकते हो अपने शेयर्स को वैसा। सो अगर आपको अपना एसएमई छोटा यूनिट अगर वहां पे लिस्ट करना है तो उसका क्राइटेरिया क्या डिफाइन किया हुआ है, द कंपनी शैल बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, वो बराबर है। फाइनेंशियल्स बहुत क्रिटिकल है, पोस्ट पेड अप कैपिटल शैल बी एटलीस्ट ₹3 करोड़, मतलब आपका खुद का कैपिटल 3 करोड़ होना चाहिए। नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 3 करोड़ एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। नेटवर्थ शेयर होल्डर फंड, लेकिन उसके अंदर उन्होंने क्या बोला है, एक चीज नहीं होना चाहिए, क्या, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं। मतलब बेसिकली वो लोग टेंजिबल एसेट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ 3 करोड़ एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड रिजल्ट। ट्रैक रिकॉर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स ऑफ 2 आउट ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। डिस्ट्रीब्यूटेबल मतलब जो आप शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट सकते हो, बेसिकली रेवेन्यू रिजर्व, मतलब वापस से। इसमें उन्होंने क्या बोला, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, अदर इनकम, वो नहीं, जो तुम्हारा रेवेन्यू रिजर्व है वही।
एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम में क्या आ सकता है दोस्त, क्या आ सकता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, वो नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ के बाकी का प्रॉफिट, सेल ऑफ एसेट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट हो गया, वो सब नहीं। तुम्हारा कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कोर ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट होता है वही कंसीडर करेंगे हम लोग, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल है वो वाला लास्ट 3 में से 2 साल में तुम्हारा प्रॉफिट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और ये सब ना हो तो नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 5 करोड़, लेकिन अगेन एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो तुम्हारे को 3 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए या टेंजिबल एसेट्स होना चाहिए, और लास्ट 3 में से 2 साल में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होना चाहिए, अदरवाइज 5 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए तुम्हारा, तो भी चले। ये बेसिक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी। बाकी जो कुछ बहुत कॉमन रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंडेटरी टू हैव अ वेबसाइट, इट इज मैंडेटरी टू फैसिलिटेट, सिर्फ डीमैट में होना चाहिए, अभी फिजिकल तो एनीवे सब बंद हो गया, मतलब आपको अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा सीडीएसएल और एनएसडीएल जो डिपॉजिटरी उनके साथ। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, नो चेंज इन प्रमोटर्स ऑफ कंपनी इन द लास्ट 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर एसएमई लिस्टिंग। मतलब ये क्राइटेरिया क्यों रखा रहेगा, नो चेंज इन प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी इन लास्ट 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एसएमई लिस्टिंग। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते थे, इधर एसएमई लिस्टिंग कर दिया, तुमको सुविधा मिल गया और अभी तुम्हारा शेयर तो लिस्टेड होने ही वाला है, तो क्या करते थे, किसी और को बेच के निकल जाते थे, तो अच्छा भाव मिला तो निकल गए ना। तो बोले नहीं भाई, तुमको ये फैसिलिटी दिया है क्योंकि तुम्हारा ग्रोथ हो, अब तुमको फैसिलिटी मिल गया और तुम किसी और को पकड़ा दिए तो नहीं चलेगा। सो नो चेंज इन द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी इन द लास्ट 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर द एसएमई लिस्टिंग। हाँ, कुछ एक मैंडेटरी डिस्क्लोजर है। डिस्क्लोजर क्या चीज का है कि तुम्हारे पे कोई डिफॉल्ट का केस नहीं है, या तुम्हारा कोई ये कंपनी या कोई दूसरा कंपनी कोई डिफॉल्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, ये सब कंपलसरी है। सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बन के आज के तारीख में, अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द एप्लीकेंट कंपनी और प्रमोटर ऑफ द कंपनी स्टेटिंग दैट द कंपनी हैज नॉट बीन रिफर्ड टू एनसीएलटी। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसके पहले था बीआईएफआर। बीआईएफआर का क्या था, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। और इसीलिए गवर्नमेंट ने मतलब एक और एक्ट भी पास किया था, अगर पता है तो, ये डिफॉल्ट की वजह से, सरफासी एक्ट, अगर आपको पता है तो सरफासी एक्ट भी पास किया था। दिस इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट, हाँ, ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये गवर्नमेंट ने सरफासी एक्ट भी पास किया था। तब पहले ना, बिफोर एनसीएलटी के पहले बीआईएफआर था, बोर्ड फॉर, जो बताया अभी अपन ने, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो बीआईएफआर को पहले रेफर करते थे फॉर अगर कोई डिफॉल्ट हो तो। अभी बैंक्रप्सी कोड आ गया है और अभी एनसीएलटी बन गया है, तो आपका कंपनी शुड नॉट बी रेफर टू एनसीएलटी, मतलब वो एनसीएलटी के दरवाजे पे नहीं होना चाहिए डिफॉल्ट के लिस्ट में। प्लस आपके कंपनी के ऊपर नो वाइंडिंग अप पिटीशन अगेंस्ट द कंपनी विच हैज बीन एडमिटेड बाय द कोर्ट और फॉर विच अ लिक्विडेटर हैज बीन अपॉइंटेड। मतलब ये अगर आपकी कंपनी के लिए कोई वाइंडिंग अप एप्लीकेशन है या कोई पिटीशन पेंडिंग है या कोई लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया है, तो आपके लिए सुविधा नहीं है, तो आप एसएमई में लिस्टिंग नहीं कर सकते। बेसिकली दे वांट टू टेस्ट दैट देयर इज नो यू और द प्रमोटर, द कंपनी और द प्रमोटर और कोई ग्रुप कंपनी में कोई डिफॉल्ट का केस तो पेंडिंग नहीं है, वरना तुमको यहाँ पे लिस्टिंग करने नहीं मिलेगा। अब लिस्टिंग करके सर फायदा क्या है, लिस्टिंग करके फायदा एज अ कंपनी मेरे को सबसे बड़ा फायदा क्या है, एक तो सर सबसे बड़ा फायदा कि मैं कैपिटल मार्केट को, मेरे को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है, मेरा शेयर लिस्टेड हो जाता है तो पूरी दुनिया देखती है, वैल्यूएशन होता है ऑन अ डेली बेसिस पे, रोज का रोज वैल्यूएशन होता है, इंटरनेशनल गुडविल बनता है। अभी आई नो कंपनीज हु आर वैल्यूड and I don't know companies which are not valued, so this becomes a benefit for potential investors। तो इन्वेस्टर किस पे भरोसा करेगा, जो लिस्टेड है उस पे ज्यादा या जो अनलिस्टेड है, लिस्टेड है उस पे ज्यादा भरोसा करेगा, क्योंकि वो डिस्क्लोज्ड है, डिस्क्लोजर उसने प्रॉपरली दिया हुआ है, सेबी उसका ध्यान रख रहा है और वो कंप्लाइड है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है। तो सबसे पहला बेनिफिट, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स। द प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स अ न्यू एंड इजी एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स थ्रू इक्विटी इन्फ्यूजन, अदरवाइज सिर्फ बैंक चैनल्स थी, फॉर ग्रोथ ओरिएंटेड एसएमएस। एनहांसेस विजिबिलिटी एंड प्रेस्टीज, आपका थोड़ा नाम ज्यादा बन जाएगा सर, विद ग्रेटर क्रेडिबिलिटी एंड एनहांस फाइनेंशियल स्टेट। द लिस्टेड एसएमईज गेन अ गुड अट्रैक्शन एंड वैल्यूएशन
लिस्टेड कंपनी को वैल्यू करना इज मच इजियर एज कंपेयर टू द अनलिस्टेड वंस. सो अगर कोई वेंचर कैपिटल है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो वो ही विल प्रेफर लिस्टेड कंपनीज पहला, और उसको शायद वैल्यूएशन ज्यादा दे कि तुम्हारा लिस्टेड है. क्यों? क्योंकि उसको शेयर बेचने में भी आसानी होगा अगर वो लिस्टेड होगा. तो वो अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो शेयर बेचना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा. लिस्टेड कंपनी वो इजीली लिक्विडेट कर सकता है. सो अदर सोर्सेज ऑफ फंडिंग भी आपको इजीली मिल जाएंगे. अगर मैं बैंक के पास जाता हूं और मैं बोलता हूं बैंक मेरा कंपनी लिस्टेड है, तो शायद बैंक मेरे को इजीली फंडिंग दे दे कंपेयर टू मेरा कंपनी ना लिस्टेड हो. So once listed, other sources of funding like debt, VC, or even exit routes like M&A becomes more accessible. Also, they can get borrowing at reduced cost compared to the unlisted ones. अब मैं लास्ट पॉइंट पहले पढ़ता हूं. Enhance liquidity. MSME shareholders अपना easily शेयर बेच सकते हैं अगर वो listed है तो. MSME shareholders can now easily exit or buy, sell more equity, unlike in an unorganized or illiquid condition when unlisted. ऑल्सो दे नाउ गेट बेटर वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रियल टाइम मार्केट. तो उनको अच्छा वैल्यूएशन भी मिलेगा उनके शेयर्स का अगर वो लिस्टेड है तो, और अगर नहीं लिस्टेड है तो उनको बहुत डिफिकल्ट होगा वैल्यू वगैरह करना. अब ये जो लास्ट बेनिफिट मैंने छोड़ा टैक्स बेनिफिट, उसमें अनलिस्टेड कंपनी को एसटीसीजी कितना लगता है? 30% लगता है, लेकिन लिस्टेड कंपनी को 15% एसटीसीजी इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से. तो इन्वेस्टर भी यही प्रीफर करेगा ना कि अगर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो भी वो लिस्टेड वाले में जाएगा रादर देन अनलिस्टेड. लॉन्ग टर्म कर रहा है तो भी अनलिस्टेड को 20% अभी तक अनफॉर्चुनेटली अभी 2018 के बाद टैक्स हो गया 10%, बट अभी तक क्या था, लिस्टेड कंपनीज जो रहेगी उसमें एलटीसीजी एग्जेम था. तो इन्वेस्टर परस्पेक्टिव से भी लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट, एसएमई में इन्वेस्ट करना विल बी मोर बेनिफिशियल. अभी 10% है बट फिर भी अनलिस्टेड में उसको 20% लगेगा, लिस्टेड में उसको 10% लगेगा. सो बेसिकली ये 5 बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग ऑन एमएसएमई: कैपिटल मार्केट्स, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स, ग्रेटर विजिबिलिटी एंड प्रेस्टीज, दूसरे सोर्सेज ऑफ फंडिंग इजीली मिल जाएंगे चीपर रेट पे, टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, और जो एमएसएमई शेयर होल्डर है उसको इजीली शेयर बेच पाएगा, लिक्विडिटी उसको इजीली मिल पाएगा शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को. ये दिस हैज मोर चांस ऑफ कमिंग बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग एमएसएमई. अब ये जो मैंने पूरा एसएमई या एमएसएमई का सेक्टर, ये जो पूरा चैप्टर पढ़ाया, इसमें मैंने बताया कि कितना जरूरी है इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. क्या आपको रियली लगता है इंडिया के ग्रोथ के लिए एसएमई ही जरूरी है? ऐसा लगता है आपको? और क्यों जरूरी है? क्यों इंडिया जैसा कंट्री बोलता है कि नहीं एसएमई पे फोकस करो, एसएमई पे फोकस करो? बिकॉज अगर आपको याद है तो मैंने बोला था कि 1945 में 44 में एक कंट्री ऐसा था यूरोप में जो कंप्लीटली तबाह हो चुका था वर्ल्ड वॉर के बाद. कौन सा? जर्मनी. और वो 1960 आते आते, जब आपने पढ़ा रखा ना योर बैंक्स लंदन ऑफिस, तब मैंने बोला था 1960 आते आते वो डेवलप बन गया था. अब वो कैसे डेवलप बना? और आज भी जब पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है, जर्मनी और पूरी दुनिया सर्विस और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए जानी जाती है, जर्मनी जैसा छोटा कंट्री स्टिल इज नोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग. सो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे फाइनेंशियल सेक्टर बूम करेगा, सर्विस सेक्टर बूम करेगा, तब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत कम लोग ने ध्यान दिया. बट जर्मनी ने चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ही फोकस रखा सालों से, और इसके लिए कोई जर्मनी ने बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी खड़ी नहीं की. जर्मनी का पूरा मकसद ही था छोटे बिजनेसेस जिसको अपन इंडिया में एमएसएमई बोलते हैं, जर्मनी में उसको बोलते हैं मिचेलस्टैंड. मैं लेट मी सी इफ आई गेट समथिंग. हाँ, मिचेलस्टैंड. नाउ मिचेलस्टैंड, व्हाट इज मिचेलस्टैंड? सीक्रेट ऑफ जर्मन एसएमई सक्सेस. जर्मनी का जो पूरा ग्रोथ हुआ है ना, वो उसके छोटे छोटे ये फर्म्स की वजह से हुआ है. सो A large number of small and mid-sized German firms have become global market leaders. अभी आज आपको भले जर्मन कंपनीज, जैसे कि जर्मन कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो आज आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी जर्मन कंपनीज दिखती है, जैसे कि फोक्सवैगन हो गया, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गया, डाइमलर, मर्सिडीज बेंज वाला, अलियांज जो इंश्योरेंस में, सीमेंस, बॉश, ऑडी जो फोक्सवैगन, ये बेसिकली बीएमडब्ल्यू, ये सब, एडिडास. फिर एडिडास का वो उसका भाई कौन? एडिडास दोनों भाई का ही कंपनी, एक एडिडास है और दूसरा कौन सा है शू का कंपनी? एक प्यूमा इज ऑल्सो एडिडास का ही कंपनी, उसके भाई का कंपनी, हालांकि दोनों सेपरेट है. सो ये सब जर्मनी ऐसा क्या किया? अब जर्मनी ने
सालों से छोटे ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस किया और उनका मकसद ये था कि ये छोटे छोटे जो बिजनेसेस है उनको एनकरेज करो। तो उनकी गवर्नमेंट ने भी क्या किया, ये छोटे बिजनेसेस पे फोकस रखा एंड टुडे दे हैव बिकम सो बिग। सो जब जर्मनी की मैं बात करता हूं तो जर्मनी ने भी मिचेल स्टैंड के थ्रू ही, ये मिचेल स्टैंड विच इज जर्मनी का एसएमई, जर्मनी ने भी मिचेल स्टैंड के थ्रू ही इतना प्रगति किया। सो इंडिया भी कब ग्रो करेगा, जब इंडिया की लार्ज कंपनीज तो बड़ी बन ही रही है, जब ये छोटी छोटी कंपनीज इतनी बड़ी बन जाए कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन जाए और उनका प्रोडक्ट दुनिया भर में जाए, तब जाके प्रॉब्ली वी कैन अचीव व्हाट जर्मनी हैज अचीव। जब मैं एक्सपोर्टर और इंपोर्टर में, मतलब जब वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर में रैंक देखता हूं तो जर्मनी, और क्या क्या एक्सपोर्ट करता है जर्मनी, जो अभी अपन ने देखा है कार, इंडस्ट्रियल मेटल्स, फार्मास्यूटिकल्स, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे मेडिकल साइंसेस के इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, जैसे आप बहुत सारे मशीन्स वगैरह देखते हो, ईसीजी वगैरह, ये सब जर्मन इजराइल बने हुए हैं, फ्रेंच के। प्लास्टिक्स, एयरक्राफ्ट एयरबस इज जर्मन, बोइंग यूएस है। तो ये सब जर्मनी मैन्युफैक्चरिंग करता है एंड हैज बिकम अ ग्लोबल पावर हाउस, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स फोकस ऑन ओनली लार्ज कॉर्पोरेट बट बिकॉज ऑफ फोकस ऑन अ लॉट ऑफ स्मॉल कॉर्पोरेट्स। सो ऐसा है। सो वो जर्मनी का कॉन्सेप्ट है मिचेल स्टैंड, जिसकी वजह से बहुत फेमस है। जर्मनी स्मॉल एंड mid-sized enterprises are the envy of the world and the backbone of the German economy. The country's Mittelstand companies, as they are known, include more global market leaders than any of those other nations. They tend to be firmly anchored in their region and to have a strong connection with their employees and the local community. तो जैसे कि when I had been to Germany, तो मैं जर्मनी के एक जगह में गया था, बवेरिया, उसी के वो मतलब वो स्टेट में म्यूनिक। तो मेरा बहुत इच्छा था मैं म्यूनिक तक जाऊँ, टाइम नहीं मिला, बट मैं म्यूनिक में क्यों जाना चाहता था, क्योंकि म्यूनिक BMW का हेडक्वार्टर्स है। तो मैंने तो सुना था उसमें बहुत बड़ा फैक्ट्री वगैरह होगा और ये सब, तो नहीं, वो छोटे छोटे यूनिट से जो अभी बड़े बन गए। सो मेरे को तो लगा बहुत बड़ा सिटी होगा म्यूनिक एंड ऑल। वैसे मैं जब इटली में गया था तो मैं मेरे को बहुत शौक था कि फरारी इटली से, तो मैं वो जाऊँ, वो सिटी में जाऊँ। अभी अनफॉर्चुनेटली मेरा जो मैंने जो टिकट निकाला था ना, वो एक सिटी था फ्लोरेंस से मैंने वेनिस का निकाला था, बीच में आता था बोलोनिया करके, एक छोटा सा शहर था जहाँ पे फरारी का फैक्ट्री है। तो मेरे को तो लगा अरे फरारी इतना बड़ा कंपनी है तो बहुत बड़ा सिटी होगा जहाँ पे फैक्ट्री होगा। जब मेरा ट्रेन वहाँ पे रुका ना, तो मैं सोचा था उतरूँ और जाओ, बट उधर अपने जैसा नहीं। उधर एक बार तुमने ट्रेन बुक किया तो यू कैन नॉट गेट डाउन एट अ स्टेशन एंड गो देयर एंड स्टे फॉर अ डे एंड देन टेक अनदर टिकट। सो अभी मेरा टिकट बुक था, इसके लिए मैं उतर नहीं पाया, बट मेरे को लगा बहुत बड़ा शहर होगा। इट वॉज अ वेरी स्मॉल सिटी, कोई इतना बड़ा शहर नहीं था, जायंट और हाईटेक सिटी नहीं था जैसे मैं सोच रहा था। टिपिकल स्मॉल सिटी, स्मॉल यूनिट। दैट डे आई रियलाइज, ऑफकोर्स उनका टेक्नोलॉजी बहुत भारी रहेगा, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बट जैसा मैं सोच रहा था ना कि मतलब 100 एकड़ का बहुत बड़ा प्लांट होगा और उधर ये होगा, ऐसा सब नहीं था उधर। सो दे आर ऑल स्मॉल यूनिट्स, और ऐसे बहुत सारे जर्मन यूनिट्स। अब नाउ थैंक्स टू आउटसोर्सिंग एंड ऑल, तो वो लोग टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं, बाकी सब असेंबलिंग वगैरह दुनिया भर में होता है और प्रोडक्ट पूरी दुनिया भर में बिकता है। द मर्सिडीज का इंडिया में इंजन आता रहेगा, एस क्लास वगैरह बड़े क्लासेस को छोड़ के, GL वगैरह का इंडिया में सिर्फ इंजन आता है, असेंबलिंग वगैरह होके जाता है। दे फोकस ऑन टेक्नोलॉजी एंड अभी भी तुमको लगेगा अरे वो स्मॉल बिजनेसेस ही है। सो वहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट छोटे बिजनेसेस को बहुत एनकरेज करता है, तो गवर्नमेंट को जॉब की चिंता नहीं है। इनफैक्ट दे आर मोर वरीड दैट दे डोंट हैव एम्प्लॉइज, इसीलिए वो लोग सीरिया वीरिया से इमिग्रेंट्स बुला रहे हैं, क्योंकि एवरीवन इज फोकसिंग ऑन स्मॉल बिजनेसेस। सो ये जर्मनी की खासियत है। इट्स इज सो मच दैट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि बट व्हाट डज जर्मनी हैव सो, व्हाई डज जर्मनी हैव सो मेनी ग्लोबल लीडर्स, इट कुड बी अ लेसन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो जर्मनी ने बोला। और जर्मनी के पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, मतलब दे आर फोकसिंग ऑन ऑल दिस स्मॉल स्केल बिजनेसेस ओनली। सो बेसिकली जर्मनी से, साउथ कोरिया से, ये सब कंट्रीज से हम लोग ने भी सीखा कि ये छोटे बिजनेसेस को अपन एनकरेज करें, उनको ग्रोथ दे, उनको बेनिफिट दे, उनको फंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करें, उनको लिस्टिंग करवाए, और उनका ग्रोथ होगा तो इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। तो मेरे को लोगों को रोजगार देने की चिंता नहीं होगी। तो जितने छोटे छोटे, अभी मेरा भी ये मानना है कि गवर्नमेंट फैक्ट्री खड़ी कर करके लोगों को जॉब नहीं दे सकते। जो लोग बिजनेसेस कर रहे हैं उनको एनकरेज करके वो लोग को हायर कर सकते,
और वो लोग की वजह से प्रगति हो सकता है। जैसे कि जैसे मैं बताता हूँ ना कि मेरे को चिदम्बरम का एक डायलॉग अच्छा लगा था, इंस्टेड ऑफ अचीविंग और यू नो एस्पायरिंग टू बिकम अ 25 करोड़ नेटवर्थ का योरसेल्फ, बिकम हैव अ टारगेट ऑफ बीइंग एबल टू हायर 25,000 पीपल। तो तुम इतने लोगों को रोजगार दे पाओगे, इतने लोग तुम्हारे लिए काम करेंगे, तो दैट्स अ मच बेटर सिनेरियो फॉर यू एंड फॉर द इकोनॉमी। सो गवर्नमेंट भी अभी जाके, और लास्ट 10-15 साल से गवर्नमेंट भी फोकस कर रहा है कि मैं ये एसएमई यूनिट्स को अच्छे से फंडिंग प्रोवाइड करूँ, उनको कैपिटल रेज करवाओ। बट ज़रूरी नहीं ऐसा हो, ब्यूरोक्रेसी है, बैंक थोड़ा रिलक्टेंट है क्योंकि बैंक को एनपीए का चिंता है। सो समवेयर आज भी गवर्नमेंट्स बहुत कोशिश कर रही है स्टार्टअप इंडिया वगैरह के तहत, मुद्रा हैज बिकम गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप स्कीम, और उसके तहत गवर्नमेंट फंडिंग देने की मतलब कोशिश कर रही है, बट इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है एसएमई सेक्टर को, और बहुत सारे एसएमईज डिफॉल्ट होते जाते हैं, ऐसा है। बट हालांकि ये कंटिन्यूएशन करे अपन तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है, दैट इज एसएमई सेक्टर। तो ऑफिशियली अपने ये टॉपिक का नाम एसएमई है, बट मैंने इसका एमएसएमई रखा हुआ है क्योंकि माइक्रो इज अ मच बिगर फोकस ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो, एंड ज़्यादातर फैसिलिटी एमएसएमई एक्ट के अंदर माइक्रो वालों को दिया बिकॉज 95% इनका उसमें वेटेज है वैसा, राइट। एनी क्वेश्चंस एमएसएमई, राइट। धन्यवाद।